हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सॉइल साइंस। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सॉइल साइंस के 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, सॉइल साइंस के टोटल 1000 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज सॉइल साइंस का दूसरा वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 25 क्वेश्चन दोस्तों हमने डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। तो दोस्तों, जो क्वेश्चन है, फसल जो हरी अवस्था के लिए उपयुक्त है, मक्का, मूंग, धान, चना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मूंग दोस्तों हरी खाद के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सी शुष्क क्षेत्रीय दलहन फसल वर्षा ऋतु में हरी खाद के लिए उपयोग में लाई जाती है? पहला ऑप्शन है चावला, जिसे दोस्तों लोबिया कहते हैं। ऑप्शन बी है मोट, ऑप्शन सी है मूंग और ऑप्शन डी है ग्वार। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, ग्वार का उपयोग वर्षा ऋतु में हरी खाद के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। 1 टन ताज़ा मुर्गी की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, कितने % मात्रा होती है नाइट्रोजन की? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है 9.6 से 23 किलोग्राम। ऑप्शन बी है 2.4 से 6.5 किलोग्राम। ऑप्शन सी है 1.6 से 6.8 किलोग्राम और ऑप्शन डी है 5 से 10 किलोग्राम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि 1 टन मुर्गी की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 9.6 से 23 किलोग्राम नाइट्रोजन होती है। 1 टन दोस्तों बराबर 10 कुंटल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक सांद्र कार्बनिक खाद नहीं है? ऑप्शन ए है ब्लड मील, ऑप्शन बी है तिलहन खल, जिसे दोस्तों ऑयल केक कहते हैं। ऑप्शन सी है जलीय खरपतवार, ऑप्शन डी है मानव मल। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जलीय खरपतवार। ये दोस्तों सांद्र कार्बनिक खाद नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सा एक खनिज तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवाणु नहीं है? पीएसबी, राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, पीएसबी। ये दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नाइट्रोसोमोनास है क्या है? नाइट्राइट का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण करता है, नाइट्रेट का गैसीय नाइट्रोजन में अपचयन करता है, नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है और ऑप्शन डी है अमोनिया का नाइट्राइड में ऑक्सीकरण करता है। तो दोस्तों, जो नाइट्रोसोमोनास है ये क्या करता है? अमोनिया का नाइट्राइड में ऑक्सीकरण करता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 32 का राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। धान का खैरा रोग निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण होता है? लोहे की कमी के कारण, बोरान की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण और पोटास की कमी के कारण। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिंक।
जिंक या जस्ता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। मटर की मूल ग्रंथियों में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? पहला ऑप्शन है राइजोबियम जेपोनिकम, ऑप्शन बी है राइजोबियम ट्राइफोलाई, ऑप्शन सी है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम और ऑप्शन डी है राइजोबियम लुपिनी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। मटर की जड़ों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पाया जाता है, एक बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। राइजोबियम पृथक्करण के लिए निम्न रंग की ग्रंथियां ली जाती है, गुलाबी, हरी, भूरी, सफ़ेद, भूरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, गुलाबी रंग की ग्रंथियां ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। माइकोराइजा उच्च कोटि पादपों की जड़ों में निम्न सूक्ष्म जीवाणु के सहजीवन में बनते हैं, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई और ऑप्शन डी है एक्टिनोमाइसीटीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, फंजाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। नाइट्रोजन खनिजीकरण की विपरीत प्रक्रिया क्या है? अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, विनाइट्रीकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, राइजोबियम माध्यम में जीवनक्षम वाहक कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या प्रति ग्राम कितनी है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 10। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 10 की पावर 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मृदा में मैंगनीज निम्न किस रूप में पाया जाता है? यानी कि मृदा में मैंगनीज किस रूप में पाया जाता है? Mn डबल प्लस, Mn ट्रिपल प्लस, Mn 4 प्लस और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मृदा में मैंगनीज डबल प्लस के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। मोनोहाइड्रेट जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा होती है 23%, 55%, 35% कि 52%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, 35% जिंक की मात्रा होती है। किसमें? जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता के लिए सबसे उपयुक्त पीएच है 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 कि 6 से 8। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 6 से 7 पीएच सबसे अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। मृदा में कैल्शियम
निम्न द्वारा दिया जाता है। यानी कि मृदा में कैल्शियम किस रूप में दिया जाता है? ऑप्शन ए जिप्सम के रूप में, रॉक फास्फेट के रूप में, ए बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिप्सम और रॉक फास्फेट दोनों रूप में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में या निम्नलिखित मृदाओं में बोरान की कमी पाई जाती है। यानी कि किस मृदा में बोरान की कमी पाई जाती है? लेटेराइट में, पॉड जॉल मृदा में, बलुई मिट्टी में, कि उपरोक्त सभी? तो दोस्तों लेटेराइट, पॉड जॉल, बलुई मिट्टी, इनमें दोस्तों बोरान की कमी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। जब रॉक फास्फेट की अभिक्रिया गंधक के अम्ल के साथ करवाई जाती है तब कौन सा उत्पाद बनता है? ऑप्शन ए है फास्फो जिप्सम, ऑप्शन बी है फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है ए बी दोनों। तो दोस्तों जब रॉक फास्फेट की क्रिया गंधक के अम्ल के साथ कराई जाती है तब दोस्तों फास्फोजिप्सम और फास्फोरिक अम्ल दोनों उत्पाद बनते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किस एटमॉस्फेरिक नमी तनावपूर्ण पौधों को प्राप्त जल मृदा में उपलब्ध रहता है? यानी कि किस एटमॉस्फेरिक नमी के तनाव पर पौधों को प्राप्त जल मृदा में उपलब्ध रहता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 0.3 से 15 बार पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। विभिन्न नमी स्तर पर किस भौतिक बल के प्रत्याक्षण को मृदा सुगठिता कहते हैं? ऑप्शन ए संजन, ऑप्शन बी असंजन, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संजन और असंजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है मरुस्थलीय मृदाओं के बनने का क्या कारण है? कम वार्षिक वर्षा, ऑप्शन बी है उच्च प्रभावी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी है वर्ष भर उच्च तापमान, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों मरुस्थलीय जो मृदाएं बनने का जो कारण है वो दोस्तों पहला है कम वार्षिक वर्षा, और दूसरा है उच्च प्रभावी वाष्पीकरण, और तीसरा है वर्ष भर उच्च तापमान होना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। मृदा नमी सूचक उपयुक्त होते हैं। मृदा नमी सूचक उपयुक्त होते हैं क्षेत्र क्षमता के लिए, म्लान बिंदु के लिए, आर्द्रता ग्राही गुणांक के लिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से कौन सा लक्षणित सतही स्तर डायगोनिस्टिक सरफेस होरिजन है? ऑप्शन ए अर्जिलिक, ऑप्शन बी कैल्सिक, ऑप्शन सी जीप्सिक, और ऑप्शन डी है ओक्रिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी
ओक्रिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। मृदा वर्गीकरण में कितनी इकाइयाँ होती हैं? मृदा वर्गीकरण में कितनी कैटेगरीज होती हैं? 10, 8, 6, 4। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 6 इकाइयाँ होती हैं। दोस्तों कितनी इकाइयाँ होती हैं? 6 इकाइयाँ होती हैं। मृदा के आधुनिक वर्गीकरण में 7 अप्रॉक्सीमेशन के आधार पर वर्गीकरण की 6 कैटेगरियाँ होती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी श्रेणी मृदा गण है, जिसे सॉयल ऑर्डर कहते हैं, और सबसे छोटी श्रेणी सॉयल सीरीज है। ये दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि मृदा की सबसे बड़ी इकाई क्या है और सबसे छोटी इकाई क्या है। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।